हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीएसआईआर के दिसंबर 23 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 23 इवनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में 24 2024 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन आईडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, which one of the following options represent parts of a tRNA that are involved in amino acid charging and interaction with the mRNA? बोला क्या गया है यहाँ पे, अमाइनो एसिड चार्जिंग के लिए कौन करता है और यहाँ पे mRNA के साथ कौन अटैच रहता है। तो mRNA तो हमारा यहाँ नीचे प्रेजेंट होगा और यहाँ पे 5:3 डायरेक्शन है, तो mRNA की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5:3 इधर से होगी। एमआरएनए के साथ कौन सा पार्ट यहाँ पे जुड़ा होगा, तो एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन लूप, जो ये लूप है यहाँ पे एंटीकोडॉन की, ये जुड़ी होती है। तो एमआरएनए के साथ एंटीकोडॉन लूप हो जाएगा, तो एंटीकोडॉन लूप इन दोनों में है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो हट जाएगा। उसके बाद अमाइनो एसिड की चार्जिंग। अमाइनो एसिड चार्जिंग का मतलब होता है कि जब टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड आकर के बाइंड करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड आके बाइंड किया है वो 3' एंड पे आके बाइंड करता है। और अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये जो एएआरएस भी कहते हैं इसको, जो ये इंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे अमाइनो एसिड की बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे 3 एंड पे आके बाइंड करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आईडी 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन ट्रांसपोजोन्स इज इनकरेक्ट। ट्रांसपोजोन्स की बात की गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं वो उस ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। यहाँ पे जो डीएनए अगर प्रेजेंट है हमारा, तो इसमें से कुछ हिस्सा इसका मूव करके कहीं और जाकर के अटैच हो जाएगा, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। और ये ट्रांसपोजोन्स, इन्हीं डीएनए को हम कहते हैं ट्रांसपोजोन्स। ये जो कटा हुआ डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा इसे कहेंगे ट्रांसपोजोन्स। तो ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डीएनए और रेट्रो ट्रांसपोसोम्स। जो रेट्रो ट्रांसपोसोम्स होते हैं वो भी डीएनए ही होते हैं, वो आरएनए नहीं होते। फिर जो डीएनए ट्रांसपोसोम्स होते हैं वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, रेप्लिकेटिव एंड नॉन रेप्लिकेटिव। रेट्रो ट्रांसपोसोम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वायरस लाइक और पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोसोम्स। जो पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोसोम्स होते हैं फर्दर दो टाइप के होते हैं, ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस। वायरस लाइक में यहाँ पे एलटीआर का मतलब होता है लॉन्ग टर्मिनस रिपीट पाया जाता है, पॉली ए टेल में एलटीआर नहीं पाया जाता है। यहाँ पे ओपन रीडिंग फ्रेम 1 और 2 होता है, यही दोनों जो फंक्शन करते हैं। ओपन रीडिंग 1 जो होता है यहाँ पे आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन की तरह फंक्शन करता है, और यहाँ पे जो ओपन रीडिंग फ्रेम 2 है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर एंडोन्यूक्लियस की तरह फंक्शन करता है। पॉली ए टेल जो होती है वो दो टाइप की होती है, ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का एग्जांपल होता है लाइन, और नॉन ऑटोनॉमस का एग्जांपल होता है यहाँ पे साइन। ये जो ट्रांसपोसोम्स है इसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो रीजन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है इतना सा, यही हमारा लॉन्ग टर्मिनस रिपीट होता है जो कि वायरस लाइक में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइन आर ऑटोनॉमस, एक्टिव, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन ह्यूमंस। यहाँ पे लाइन था, ऑटोनॉमस था, तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछा इनकरेक्ट है। लाइन एंड साइन आर रेट्रो ट्रांसपोसोम, तो रेट्रो ट्रांसपोसोम्स में लाइन और साइन दोनों हैं, तो ये भी ठीक है। ह्यूमन जीनोम्स कंटेन मेनी मोर कॉपीज ऑफ रेट्रो ट्रांसपोसोम्स देन डीएनए ट्रांसपोसोम्स। तो रेट्रो ट्रांसपोसोम्स में ह्यूमन का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा देखा जाता है, डीएनए ट्रांसपोसोम्स में नहीं देखा जाता है। देखा जाता है बट इतना नहीं देखा जाता जितना रेट्रो में देखा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन, लाइन एंड साइन कंटेन एलटीआर एलिमेंट्स दैट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ये जो एलटीआर रीजन था वो वायरस लाइक में होता है, पॉली में तो होता ही नहीं है। तो लाइन और साइन तो पॉली एक एग्जाम्पल से, तो इनमें कहाँ से आ जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स एटीपीएस एंड हेलिकेज एक्टिविटीज फॉर प्रमोटर ओपनिंग एंड क्लियरेंस। प्रमोटिंग ओपनिंग और क्लियरेंस के लिए कौन सा यहाँ पे हेलिकेज की तरह कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो फंक्शन करता है।
ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स हैं, और इनिशिएशन में बेसिकली इन सबका रोल होता है। इनिशिएशन में कैसे, यहाँ पे डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, जहां पर हमारा यहाँ पे कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट होने के लिए टाटा बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो टाटा बॉक्स को देख करके यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स आती है। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती है वो सब कॉम्प्लेक्स होती है TF2D का। यहाँ पे TF2D की बात हो गई, तो TF2D जो होता है वो हमारा फर्स्ट आकर के बाइंड करता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, हेलिकेज तक जाना है, इसको डिफरेंशिएट कराने में दोनों स्ट्रैंड को। तो अभी तो हेलिकेज की कोई बात नहीं की गई, तो TF2D नहीं होगा इसका ऑप्शन। फिर TF2A आता है, ये क्या करता है, ये TBP को स्टेबलाइज कराने में हेल्प करता है। TF2B आता है, वो मेजर और माइनर ग्रुप में आके ऐसे बाइंड करता है। उसके बाद RNA पॉलीमरेज 3 आता है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F आता है यहाँ पे। एफ का काम क्या है कि जब अगर एफ देखता है कि कहीं RNA पॉलीमरेज 3 की गलत तरीके से बाइंडिंग तो नहीं होगी, तो वो उसको ध्यान में रखता है। उसके बाद TF2E आता है। TF2E का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H को रिक्रूट करना। एच हमारा हेलिकेज का होता है, और जैसे ही वो एच आता है उसे हम हेलिकेज कहते हैं, और ये एडीपी डिपेंडेंट मैनर में आता है। इसका मेन फंक्शन एक तरीके से यहाँ पे एनईआर जो होता है ये रिपेयर सिस्टम में, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर में ये हेल्प कराता है। इसमें से ये तीनों के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और इसमें से यहाँ पे TF2B का क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। और इस बार यहाँ पे TF2H का हेलिकेज वाला फंक्शन पूछा गया है, और एटीपी डिपेंडेंट मैनर में पूछा गया है। तो यहाँ पे TF2H हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ID 30, द ट्राई SNRNP पार्टिकल इज कम्पोज ऑफ। SNRNP जो होता है वो हम स्प्लीसियोसोम मशीनरी जो होती है, जो कि स्प्लाइसिंग में बनती है, उसमें यहाँ पे इसका फंक्शन रहता है। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। और यहाँ पे जो नीचे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे दो ये एक्सॉन प्रेजेंट है, उसके बीच में ये इंट्रॉन था, इंट्रॉन हमें रिमूव करना रहता है। ये जो है लास्ट वाला है, ये एक्सॉन है यहाँ पे, ये इंट्रॉन बीच में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस इंट्रॉन को रिमूव करना रहता है, तो वहां पे बहुत सारे SNRNP आके फंक्शन करते हैं, और यहाँ से ये इंट्रॉन रिमूव हो जाता है, दोनों एक्सॉन जो होते हैं आपस में अटैच हो जाते हैं, ये हमारे जो होते हैं फंक्शनल होते हैं। तो यहाँ पे अगर SNRNP की बात करें, तो यहाँ पे U4 5 और 6 इनका जो ट्राई कॉम्प्लेक्स बनता है। तो U4 5 एंड 6, ये फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लैंप लोडर इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है क्लैंप लोडर के बारे में। क्लैंप लोडर इन तीनों, यहाँ पर जो ये डीएनए पॉलीमरेज का जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में तीन बेसिक चीजें होती है। बीटा क्लैंप होती है, क्लैंप लोडर होता है, बीटा क्लैंप को हम लोग स्लाइडिंग क्लैंप भी कहते हैं, और कोर एंजाइम होता है। ये तीन चीजें होती हैं डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में। पूछा क्लैंप लोडर के बारे में गया है, तो क्लैंप लोडर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्लैंप लोडर जो होता है उसमें 5 सब यूनिट होती है। टॉ की 2 सब यूनिट होती है, यहाँ पे देखो टॉ 1 टॉ 2, 2 सब यूनिट होती है, गामा डेल्टा डैश, डेल्टा और गामा, ये 5 सब यूनिट हो गई। उसके बाद क्लैंप लोडर जो होता है वो एटीपी का यूज करता है अपने फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे और बाकी जो कोर एंजाइम है उसमें अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा। अल्फा का काम पॉलीमराइजेशन का होता है, एप्सिलॉन का प्रूफ रीडिंग का होता है, थीटा का स्टेबलाइजेशन करता है वो ये एप्सिलॉन की। जो स्लाइडिंग क्लैंप होती है इसी को हम बीटा क्लैंप कहते हैं, और ये कोर एंजाइम को पकड़ के रखने का काम करता है। और स्लाइडिंग क्लैंप जो होता है प्रोसेसिविटी में भी हेल्प करता है। क्लैंप लोडर के बारे में बात कर लें। फर्स्ट ऑप्शन है द क्लैंप लोडर इज अ 5 सब यूनिट हेट्रोपेंटामर दैट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर 5 सब यूनिट के बारे में बात की गई है, और डीएनए रेप्लिकेशन में ये बिल्कुल हेल्प करता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। पूछा इनकरेक्ट गया है। ऑप्शन 2, क्लैंप लोडिंग इज एन एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है ये भी सही है। इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी, अगर एटीपी नहीं होता तो क्लैंप लोडर अटेन्स अ स्पाइरल शेप टू बाइंड एंड ओपन द क्लैंप। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एटीपी नहीं होगी तो क्या नहीं हो, एटीपी नहीं होगी तो ये फंक्शन नहीं करेगा, बस सीधी सी बात है। तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लैंप लोडर एंड डीएनए पॉलीमरेज compete for the same C terminus face of the sliding clamp।
हाँ, तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग क्लैंप है उसके सेम सी टर्मिनस फेस के लिए कॉम्पिटिट करते हैं आपस में। क्वेश्चन आईडी 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोड ट्रांसलेशनल। कोड ट्रांसलेशन का मतलब होता है ट्रांसलेशन जो प्रोसेस चलती है उसके साथ में ही, अमाइनो एसिड मॉडिफिकेशन रादर देन अ पोस्ट ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन खत्म होने के बाद कुछ होता है मॉडिफिकेशन, और साथ ही साथ में मॉडिफिकेशन हो रहा होता है। तो जो साथ ही साथ में मॉडिफिकेशन हो रहा होता है, एमआरएनए से प्रोटीन जब बनती है, तो उसके बीच में साथ में ही यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होती है उसके बारे में पूछा गया है। मॉडिफिकेशन में बेसिकली मॉडिफिकेशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है अमाइनो एसिड्स, जितने भी अमाइनो एसिड है उन सबके टीआरएनए तो प्रेजेंट होते हैं। टीआरएनए है, मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड कोडॉन है, उसका टीआरएनए यहाँ पे रहता है। लेकिन ये एक्स वाई जेड का यहाँ पे एक्स वाई जेड अमाइनो एसिड भी आकर के लग जाए, तो उसको लगाने के लिए तो यहाँ पे हमको AARS चाहिए रहता है, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम चाहिए होता है। तो ये एंजाइम नहीं होता है कि वो इस अमाइनो एसिड को लगा सके। इसीलिए हमें दूसरे ए बी सी, मान लो यहाँ पे ए बी सी वाले का जो AARS होगा, दूसरे अमाइनो एसिड के जो यहाँ पे एंजाइम्स होंगे वो आकर के यहाँ पे एक्स वाई जेड को लगाने में हेल्प करते हैं। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ टीआरएनए। अब यहाँ पे कुछ चार हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहला है कि एस्पराजीन। एस्पराजीन अमाइनो एसिड है, उसका टीआरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन उसके पास उसका एंजाइम नहीं है, सिर्फ क्या है उसके पास टीआरएनए। तो वो एस्पार्टेट, यहाँ पे एस्पार्टेट का एंजाइम लेता है। एस्पार्टेट का सिंबल क्या होता है, डी। वो एस्पार्टेट का यहाँ पे AARS यूज करता है। एस्पार्टेट जो अपना AARS तो अपना ही लगाएगा यहाँ पे, तो एस्पार्टेट तो खुद का ही लगा देता है। एस्प्राजीन के सर के ऊपर वो यहाँ पे 3 प्राइम पे वो अपना ही अमाइनो एसिड लगा देता है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इस एस्पार्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से हम अगर यहाँ पे NH3 का रिमूवल कर दें, तो अगर हम ग्लूटामीन देते हैं तो ग्लूटामीन से हम ग्लूटामेट बनाते हैं, तो हमें यहाँ पर NH3 मिल जाएगा। तो NH3 मिल जाएगा तो वो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एस्प्राजीन का। तो यहाँ पे हमें एस्प्राजीन मिल जाता है टीआरएनए, एस्प्राजीन का टीआरएनए हमें मिल गया। मतलब इस पे एस्प्राजीन लगा हुआ हमें मिल जाता है, फिर ये हम इसको आगे यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे यहाँ पे यूज होते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन कौन से होते हैं, तो फॉस्फेट एडेड टू सेरीन ऐसी कोई बात होती नहीं है। सेरिनोसिस्टीन एडेड टू सिस्टीन, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेरिनोसिस्टीन का टीआरएनए जो होता है वो रहता है, लेकिन सेलिनोसिस्टीन की अमाइनो एसिड लगाने के लिए अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज AARS नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे AARS सेरीन का यूज करते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 51, ये बेसिकली आपका इनहेरिटेंस का है, मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। DNA फ्रॉम अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विद जीनोटाइप ABCDE was isolated and used to transform a strain of bacteria that was A-B-C-D-E transformants were tested for the presence of donated genes. द फॉलोइंग जीन्स वर को ट्रांसफॉर्म। तो बोला जा रहा है कि एक जीन को दूसरे जीन में इन लोगों ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन जब इन लोगों ने किए तो वो कुछ इस तरीके से किए, A+C+ साथ में आए हैं, उसके बाद B+D जो है वो साथ में आए हैं, उसके बाद E+D+ ये भी आए हैं, उसके बाद C+D+ ये साथ में आए हैं। तो ए सी के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे सी, तो सी किस में पाया जा रहा है, सी यहाँ पे है। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर लिखूं तो यहाँ पे A+C+, यहाँ पे सी के बाद कौन आता है, बी आया है, तो B+ यहाँ पे आया। अब B+ कहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया, तो बी के साथ कौन आया है, यहाँ पे डी आया था। डी के साथ यहाँ पे कौन आया है, तो ई आया है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। तो ये पैटर्न हमारा बनेगा, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पहले ए आया फिर C, B, D, E, A, C, B, D, E, तो A, C, B, D, E, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
Next question ID 72. Which one of the sequences given below is portion of a potential microRNA precursor? जो ये हमारा माइक्रो एमआरएनए होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि वो जो ट्रांसलेशन हमारी हो रही है एमआरएनए की, जो ट्रांसलेशन जैसे यहाँ पे डीएनए से, मान लो कि ये डीएनए था, डीएनए से हमारे पास एमआरएनए बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से हमें पता है हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन बनती है। तो इस एमआरएनए का जो ट्रांसलेशन हो रहा था इसी को ब्लॉक कर देता है हमारा माइक्रो आरएनए। ये हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं जब हमें कोई भी डिजीज हो जाती है, तो डिजीज में जब हम लोग जो फॉरेन एंटीजन प्रेजेंट होता है, पार्टिकल्स, एंटीजन मतलब कोई बैक्टीरिया, वायरस, उनका हमें एमआरएनए रोकना होता है, तो यहाँ पे माइक्रो आरएनए का यूज किया जाता है। या फिर कैंसर सेल जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पर जब कैंसर सेल मल्टीप्लाई करे तो उनकी हमें डिफरेंशिएशन और प्लोरिफरेशन जो होता है रोकना पड़ता है, तो हम उनका अगर एमआरएनए रोक दे तो वो दूसरा सेल नहीं बना पाता। वहां पे एमआरएनए जो होता है फार्मेसी, मेडिसिन, मेडिकल फील्ड में यहाँ पे यूज किया जाता है। बोला क्या गया है क्वेश्चन में? विच वन ऑफ द सीक्वेंस गिवन बिलो इज अ पोर्शन ऑफ पोटेंशियल माइक्रो आरएनए प्रिकर्सर? जब वही स्ट्रक्चर होगा माइक्रो आरएनए प्रिकर्सर का जो कि एक स्टेम लूप बनाएगा, क्योंकि माइक्रो आरएनए जो होता है वो टर्मिनेशन में हेल्प करता है, टर्मिनेशन स्टेम लूप की वजह से ही होगी। तो जो स्टेम लूप बनाएगा, स्टेम लूप का मतलब क्या है, जो यहाँ के जितने भी सीक्वेंस है वो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री बनाने चाहिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे माइक्रो आरएनए के बारे में, वो ये है कि ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इसको ट्रांसक्राइब करता है। क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ब्लॉक करता है एमआरएनए की ट्रांसलेशन, पढ़ चुके हैं। ड्रॉसा और डाइसर यहाँ पे हेल्प करते हैं। ड्रॉसा जो होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है, डाइसर जो होता है वो साइटोसॉल में पाया जाता है। जब आप इसका पूरा स्टेप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ड्रॉसा और जो डाइसर उनका मेन फंक्शन क्या होता है। अब इसमें बात एक, अगर हम बात करें ऑल्टरनेट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो बना रहे हैं बेसिस, उसमें कौन बना रहा है? तो अगर यहाँ फर्स्ट वाले में देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर, तो ये यू है, यू का बन जाएगा ए। सी है, सी का बनेगा जी। तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ऐसा तो कुछ दिया नहीं हुआ, स्टार्ट यहाँ से कुछ ऐसा हमें दिख तो नहीं रहा। जी ए, इसके बाद जी सी है, तो यहाँ पे भी जी ए लिख दिया हुआ है, तो नहीं ये नहीं होगा। उसके बाद ए यू, यहाँ पे सी यू लिख रखा है, ये भी नहीं माना जाएगा। उसके बाद जी यू, यहाँ पे जी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सी आना चाहिए था, सी यहाँ पे काफी देर बाद आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद यू ए, यहाँ पे ए का यू, यू का ए, दो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बन चुकी है। उसके बाद सी सी है, तो यहाँ पे जी जी आना चाहिए था, ये भी बन गई है। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत भी कॉम्प्लीमेंट्री अगर बन गई है तो बाकी के हम बीच में यहाँ पे लूप में कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ये फोर्थ ऑप्शन, ये हम यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question ID 83. The following DNA molecules are provided as substrate for application by DNA polymerase 3. Polymerase 3 की बात की गई है, पूछा गया है which of the following molecules that cannot function as a substrate for DNA polymerase 3. ये जो डायग्राम है इसी को मैंने यहाँ पे जूम करके पेस्ट किया हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है उसको दो चीजें चाहिए होती है, पहली उसको टेम्पलेट चाहिए, दूसरी उसको प्राइमर चाहिए। तो यहाँ पर अगर टेम्पलेट हमारा मान लो कि 3:5 डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे 5:3 डायरेक्शन होगी, प्लस यहाँ पे फ्री ओएच एंड चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज को। तो जहाँ पे भी आपको 3' ओएच एंड फ्री मिलेगा, वो मतलब डीएनए पॉलीमरेज उसको ट्रांसक्राइब कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 3, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, यहाँ पे ओएच फ्री है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और बाकी पूरा ये स्टैंड कंप्लीट कर देगा। ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें पूछा है कैन नॉट फंक्शन, तो ये ए तो नहीं होगा, ए यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद सी ऑप्शन में बोला गया है, यहाँ पे 5 एंड फ्री है, 5 से तो वो आगे जाएगा नहीं, तो ये नहीं होगा। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी के साथ डी भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है, 3 जो है आगे ट्रांसक्राइब हो जाएगा, यहाँ पे भी 3' फ्री ओएच
ग्रुप प्रेजेंट, तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन है, डी में तो निक क्रिएट कर दिया गया है यहाँ पे, तो ये किस तरफ जाके ट्रांसक्राइब होगा, निक को ये ज्वाइन कैसे करेगा अभी। तो डी ऑप्शन। हम देखें तो डी ऑप्शन में यहाँ पे निक क्रिएट हो चुका है। अब इसको डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसको कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे, तो ये ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाएगा, इसको ये ट्रांसक्राइब नहीं करने वाला। तो हमारा ऑप्शन सी और डी जो है वो रॉन्ग है। तो सी और डी ऑप्शन जो रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 277। following statement were made about the supercoiling of DNA. DNA supercoiling act as a regulator of gene expression but not for genome organization. तो डीएनए सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये डीएनए है नॉर्मल, ये डीएनए था, इसका यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो गई, तो ये जो सुपर कॉइलिंग हुई है वो पॉजिटिव हुई है। और अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, ये नॉर्मल अगर डीएनए है तो ये इसकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हुई है और ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हुई है। अब यहाँ पे कोई भी सुपर कॉइलिंग होगी, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है, तो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन को भी करेगी। यहाँ पे नॉट लिखा है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है सर्कुलर डीएनए फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर इनवेरिएबली नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, तो ये ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दोनों में है तो ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन भी दोनों में प्रेजेंट है, तो सी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। A moving RNA polymerase generate positively supercoiled tension in a DNA in front of it and negatively helix extension behind it। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट पढ़ते हैं, उससे भी आप समझ सकते हैं अगर डीएनए पॉलीमरेज इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो वो जा रहा है तो पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, और जो उसके पीछे यहाँ पे नेगेटिवली सुपर कोइल्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ह्यूमन टोपोआइसोमेरेज 1 cut both the strands of supercoiled DNA to undergo a controlled rotation to relax the supercoiled DNA। अब टोपोआइसोमेरेज 1 जो है वो दोनों स्ट्रैंड डीएनए के कट करने को कह रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टोपोआइसोमेरेज 1 जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे कट लगाता है। टोपोआइसोमेरेज 2 जिसे हम डीएनए गायरेज कहते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड पे यहाँ पे कट लगाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा बी और सी जो था अभी तक सही चल रहा था, बी और सी जो है सही चल रहा है, हमें ई को भी पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन टोपोइसोमेरेज 2 मेक अ ट्रांजिएंट ब्रेक इन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए ड्यूप्लेक्स व्हिच रोटेट अराउंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ओनली इन द इंटरैक्ट स्ट्रैंड टू रिलैक्स द सुपरकॉइल्ड डीएनए। सुपरकॉइल्ड डीएनए यहाँ पे ओनली बाउंड इन द इंटरैक्ट स्ट्रैंड टू रिलैक्स द सुपरकॉइल्ड डीएनए। ऐसा नहीं है कि सिंगल स्टैंड पर ही, यहाँ पे ओनली सिंगल स्टैंड पर ही कट लगाता है, डबल स्टैंडर्ड पे भी कट लगाता है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, बी एंड सी। यहाँ पे देखो, व्हेन डीएनए इज सुपर कोइल्ड इट कैन ईदर प्रमोट और हिंडर द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। सुपर कॉइलिंग इन्फ्लुएंसेस द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डीएनए विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये दोनों, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है और ये जीनोम ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर उसकी फोल्डिंग करा रहा है, तो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल यहाँ पे हो रहा है सुपर कॉइलिंग की वजह से। तो हमारा जो ए ऑप्शन था उसमें नॉट लिखा था, इसीलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया, तो ये ए ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 84। वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस यूकेरियोटिक एंडोजीनियस एमआरएनए आर मेंशन बिलो। यहाँ पे एमआरएनए की यहाँ पे जो प्रोसेस हो चुकी है उसके बारे में बताया गया है। चूज द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई ऑल दी एमआरएनए स्पीशीज दैट कैन बी एक्सपोर्टेड टू साइटोसॉल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये एमआरएनए स्ट्रैंड हमारा प्रेजेंट है, इस एमआरएनए को हमें साइटोसॉल में लेके जाना है। तो उसी एमआरएनए को हम साइटोसॉल में बाहर, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, उसी एमआरएनए को हम यहाँ से उठा के साइटोसॉल से मतलब न्यूक्लियस से बाहर साइटोसॉल में लेके जाएंगे, जिसकी पूरी प्रोसेसिंग हो चुकी होगी। पूरी प्रोसेसिंग का मतलब क्या, उस पर कैप बाइंडिंग होनी हो,
कैप बाइंडिंग उसकी बहुत जरूरी है। उसके बाद पॉली ए टेल यहाँ पे बाइंड हो चुका होगा, और यहाँ पे इसकी स्प्लाइसिंग भी हो चुकी होगी। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या था कि जो भी इसके बीच में ये एक्सॉन के बीच में ये इंट्रॉन्स थे इनको रिमूव कर देना, और यहाँ पे एक्सॉन को यहाँ पे बाइंड करवा देना। ये प्रोसेस थी आपकी स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग भी हो जानी चाहिए। तो तीन प्रोसेस होनी चाहिए, कैप बाइंडिंग, पॉलीएटेल और स्प्लाइसिंग होनी चाहिए, तो ही हमारा एमआरएनए जो है वो साइटोसॉल में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अनस्प्लाइस्ड नहीं जाएगा, पॉलीएडनाइलेटेड कैप्ड अनस्प्लाइस तो जाएगा ही नहीं, स्प्लाइस्ड है, पॉलीएडनाइलेटेड भी है, कैप भी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, स्प्लाइस्ड है, ठीक है, अनकैप्ड नहीं जाएगा, पॉलीएटेल जाएगा। तो ये सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, तो ओनली सी, सी ओनली ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस्ड यूकैरियोटिक एंडोजीनियस एमआरएनए आर मेंशन्ड बिलो। इसमें भी सेम, ज्यादा डिफरेंस नहीं है कुछ भी, इसमें भी सेम वही पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस्ड यूकैरियोटिक एमआरएनए है। तो यहाँ पे अनस्प्लाइस नहीं होगा, अनकैप्ड भी नहीं होगा, पॉलीएडनाइलेटेड, यहाँ पे अनस्प्लाइस नहीं होगा, पॉलीएडनाइलेटेड स्प्लाइस एंड कैप्ड एमआरएनए यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द डीएनए बेस एक्सजन रिपेयर, बीईआर। बेस एक्सजन रिपेयर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास डीएनए सेगमेंट है उसमें सिर्फ एक बेस जो है वो गलती से कुछ और लग गया है, अब हमें उसको क्या करना है, चेंज करना है, तो रिपेयर करना है उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। BER process begins with the DNA glycosylase which extrudes a base in a damaged base pair then clip out the damaged base। ये यहाँ जो बेस हमारा जो यहाँ पे गलत बेस लगा था, यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आता है, बिल्कुल ठीक है, और ये क्या करता है, रिमूव करता है हमारी डैमेज बेस को। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल ठीक है, ए तीनों में है, लास्ट वाले ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है बैक्टीरिया डीएनए पॉलीमरेज 3 फिल्स इन द मिसिंग न्यूक्लियोटाइड इन बी। या अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 ही यहाँ पे आके काम कर लेगा तो हमारी डीएनए की जो रेप्लिकेशन है बैक्टीरिया में वो कौन करेगा। तो ये इसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोसेसिविटी होती है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक के केस में डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है आके काम करता है, और प्रोकैरियोटिक के केस में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आकर के यहाँ पे काम करेगा। जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे यूकैरियोटिक प्यूरिन एंड pyrimidine एंडोन्यूक्लियस एपी परफॉर्म प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे एपीई जो है वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज करता है। तो हाँ, ये मतलब ऐसा कुछ हम लोगों ने प्रूफ रीडिंग का भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे जो एपीई एंडोन्यूक्लियस होता है वो उसका काम क्या होता है, जैसे हमने डीएनए ग्लाइकोसाइलेज से बेस को निकाल दिया, तो एपी एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, जैसे मान लो कि ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5' जो साइड होगी ना इस तरफ वाली, जिस साइड 5' होगा वो उधर कट लगाएगा, उसका काम सिर्फ कट लगाने का होता है। तो यहाँ पे कोई भी प्रूफ रीडिंग का काम उसका नहीं होता, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। एपी पोजेसेस 5:3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, हाँ तो बिल्कुल 5:3 ही ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, तो हमारा ए एंड डी जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 88। As depicted in the figure below, the sequence of trypanosomal mitochondria cytochrome oxidase unit 2 COX2 mRNA does not match the sequence of the COX2 gene। मैच नहीं कर रहा है। The mRNA contains 4 additional U's। mRNA के पास 4 एक्स्ट्रा यू है, यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, 4 एक्स्ट्रा यू है हमारे पास यहाँ पे। क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहे थे, मैच नहीं कर रहे मतलब कि जो हमारे पास जो एमआरएनए था उसमें 4 एक्स्ट्रा यू लगे हुए हैं, विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टीज इन द जीन, एंड दीज 4 यूज आर प्रिजम्बली एडेड टू दी आरएनए बाय एडिटिंग। यहाँ पे टी नहीं है, रिजेंबल नहीं कर रहा है। फर्स्ट पूछा क्या गया है आपसे, यहाँ पे कौन से ऑप्शन इनमें से करेक्ट है वो पूछे गए हैं। ये जो प्रोसेस है पूरा ये आरएनए एडिटिंग पे बेस है। आरएनए एडिटिंग एक तरीके से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हम उसमें
एडिटिंग कर सकते हैं, हम अपनी जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है, तो जो एडेनिन जहाँ पे लगा रहता है, एडिनोसिन जिसे कहते हैं, उसको हम आइनोसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइटिडीन लगा होता है, उसको हम यूरिडीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा यू जोड़ सकते हैं, और जो यू पहले से प्रेजेंट है उन्हें हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये चार चीजें हैं जो हम आरएनए एडिटिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप इस डायग्राम में देखेंगे, बिल्कुल सेम। ये जो बुक से मैंने लिया है डायग्राम, वॉटसन की बुक से लिया है, सेम ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे सेम इस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 4 यू यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो यहाँ पे भी 4 यू ऐड किए गए हैं। ये जो है ट्रेपैनोसोमा में कॉक्स 2 जीन आरएनए यहाँ पे एडिटिंग की गई है। यहाँ पे भी कॉक्स 2 जीन की एडिटिंग के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे जो 4 यू हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये आरएनए एडिटिंग का कैसे प्रोसेस किया जा रहा है। जब यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया, आरएनए एडिटिंग कैन ऐड और रिमूव यूज फ्रॉम द टारगेट एमआरएनए, तो ये करेक्ट है, ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो बी यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ है वो दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। एडिटिंग अकर्स इन द 5:3 डायरेक्शन बाय द सक्सेसिव एक्शन ऑफ वन और मोर गाइड आरएनए। गाइड आरएनए तो आकर के हेल्प करता ही है, लेकिन वो 5:3 नहीं करता, 3:5 करता है। वो यहाँ से उसकी रीडिंग करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर एडिशन करता है, तो 3:5 इसकी रीडिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड सी। अ टर्मिनल यूरिडाइल ट्रांसफरेज प्रोटेज फैसिलिटेट एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा यूएमपी टू द एमआरएनए ड्यूरिंग एडिटिंग। यहाँ पर जब यूटीपी का एडिशन हमारा एक्स्ट्रा हो रहा होता है, तो यहाँ पे टूटेज आकर के काम करता है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे टूटेज आएगा, यहाँ पे फंक्शन करता है, इनकी इनकी बाइंडिंग के लिए वो हेल्प करता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एडिटिंग आर इनकोडेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, while the required guide RNA are encoded in the nucleus and imported to the mitochondria। तो यहाँ पे जो प्रोटीन एडिटिंग के लिए चाहिए रहती है हमें, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसको इनकोड नहीं करता है, उसको न्यूक्लियर इनकोडेड होती है, वो न्यूक्लियस से इनकोड होकर के आती है वो प्रोटीन। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर समझ में आए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2024 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।